आज हम बात करने वाले हैं मार्क्स के एक और सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग संघर्ष जो है, मार्क्स के अनुसार इसकी उत्पत्ति का मूल कारण निजी संपत्ति की व्यवस्था है और इस निजी संपत्ति के अस्तित्व में आने के कारण ही समाज दो वर्गों में बंट जाता है, एक संपन्न तथा विपन्न। इन दोनों वर्गों को मार्क्स क्रमशः शोषक वर्ग एवं शोषित वर्ग कहता है। इन दोनों वर्गों के हितों में तीव्र विरोध होता है और यही विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में दिखाई पड़ता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष ही वह सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक साधन है जिसके द्वारा कष्टकारी व अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यानी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष महत्वपूर्ण माना। वर्ग संघर्ष की बात करें तो मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद क्रमशः स्थापित दास अवस्था, सामंती अवस्था तथा पूंजी अवस्था, इन तीनों समाजों में आर्थिक द्वंद्व दिख पड़ता है और इस आर्थिक द्वंद्व की बाहरी अभिव्यक्ति ही वर्ग संघर्ष है। निजी संपत्ति की व्यवस्था के कारण इन सभी समाजों में दो विरोधी आर्थिक वर्गों में समाज बढ़ जाता है, जिनमें एक शोषक वर्ग है तथा दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग को उत्पादन के साधनों पर समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु शोषित वर्ग गरीब होता है और उसका उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं होता। शोषित वर्ग उत्पादन के लिए श्रम करता है और शोषक वर्ग इसके श्रम से प्राप्त होने वाले सभी लाभ को अकेला ही हड़प जाता है और परस्पर विरोधी आर्थिक हित वाले दो वर्ग जो शोषक और शोषित वर्ग कहलाए, इनमें आपस में परस्पर संघर्ष होता रहता है, जिसे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के महत्व को बताते हुए कहा है कि इतिहास को समझने की कुंजी वर्ग संघर्ष ही है और इसलिए मार्क्स का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मार्क्स ने इस प्रकार कहा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति व दास, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, एक शब्द में शोषक व शोषित एक दूसरे को गुप्त रूप में अथवा प्रकट रूप में विरोध करते रहे हैं। यह संघर्ष बिना किसी विराम के लगातार होता ही रहा है। हर बार इस संघर्ष का अंत या तो समाज के पुनर्गठन में हुआ है अथवा संघर्षशील वर्गों के सामान्य विनाश में। इतिहास का संपूर्ण विवरण वर्ग संघर्ष की धुरी के चारों ओर घूमता है। इसे समझे बगैर इतिहास का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की भूमिका को समाज में परिवर्तन के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया है और ये कहता है कि समाज की अवस्था में परिवर्तन स्वतः ही नहीं होता, अपितु इसके लिए वर्ग संघर्ष के रूप में मानवीय प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। वर्ग संघर्ष के द्वारा ही शोषित वर्ग शोषक वर्ग का विरोध करता है और सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाता है। अपनी अंतिम अवस्था में वर्ग संघर्ष क्रांति का रूप धारण कर लेता है, जो प्रारंभिक अवस्था में धरना प्रदर्शन, घेराव आदि के रूप में दिखाई पड़ता है। वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांति ही नए समाज की दाई होती है, यानी इसकी कोख से ही जन्म लेती है नई सामाजिक व्यवस्था। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की विशिष्ट भूमिका होती है।
मार्क्स ने वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना और राज्य के विषय में मार्क्स का कहना है कि राज्य शोषक वर्ग द्वारा बनाई गई एक वर्गीय संस्था है। राज्य पर शोषक वर्ग का अधिकार होता है, अतः वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य शोषित वर्ग का क्रूर दमन करता है ताकि शोषक वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके। मार्क्स यह भी बताता है कि जब वर्ग संघर्ष द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी तो पहली बार इतिहास में राज्य सत्ता पर शोषित वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग का अधिकार होगा और सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना होगी, यानी मजदूरों की तानाशाही की स्थापना होगी इस समाज में। इस स्थिति में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि शोषित वर्ग द्वारा राज्य सत्ता का प्रयोग शोषक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के दमन एवं अंत के लिए किया जाएगा। यानी राज्य एक उपकरण है जिसके द्वारा शोषक वर्ग अपने हितों की पूर्ति करता है और शोषित वर्ग का दमन करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में अनेक दोष पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख दोष जो मार्क्स ने इंगित किया वो है पूंजीपतियों द्वारा अधिकतम लाभ कमाना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीपतियों की संख्या में कमी तथा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों के कष्टों में लगातार वृद्धि, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना आदि। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग का नाश और सर्वहारा की विजय दोनों ही बातें अवश्यंभावी हैं। इस प्रकार मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है और इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, जिसमें प्रमुख है कि कुछ आलोचक ये मानते हैं कि मानव इतिहास केवल दो विरोधी आर्थिक वर्गों के संघर्ष का विवरण मात्र नहीं है और अनेक महत्वपूर्ण संघर्षों के पीछे मनोवैज्ञानिक, धार्मिक व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को मार्क्स उपेक्षित मानता है, इनकी उपेक्षा करता है। दूसरी एक और प्रमुख आलोचना इसलिए भी की जाती है मार्क्स के सिद्धांत की, वर्ग संघर्ष के, कि मार्क्स ने समाज में केवल दो विरोधी आर्थिक वर्गों को ही महत्व दिया है, जबकि समाज में अनेक प्रभावशाली गैर आर्थिक वर्ग भी सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम कि धर्म, जाति, राजनीति, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर समाज में विभिन्न वर्ग बनते हैं, किंतु मार्क्स ने इन सब की उपेक्षा की है। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि मार्क्स की वर्ग संघर्ष की धारणा अपनी समस्त कमियों के बावजूद इस व्यावहारिक राजनीतिक सत्य को प्रकट करती है कि यदि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिकों का लगातार अमानवीय शोषण एवं क्रूर दमन होता रहेगा तो इस अन्यायपूर्ण स्थिति के अंत के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा उग्र वर्ग संघर्ष के रूप में खूनी क्रांति का होना अनिवार्य है। उसके इन्हीं विचारों ने पूंजीवाद पर निरंतर दबाव बनाए रखने का कार्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद ने श्रमिक वर्ग के कष्टों की ओर ध्यान दिया और उसके कल्याण की योजनाएं क्रियान्वित की। इस प्रकार पूंजीवाद ने स्वयं में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया और इस प्रकार से हम मार्क्स के योगदान को नकार नहीं सकते और इस वर्ग संघर्ष का विशिष्ट स्थान है। धन्यवाद।